धन्यवाद। थैंक यू सुधीर भैया। थैंक यू पायनियर ग्रुप। मैंने मुझे याद था कि मैंने बोला था कि मैं वापस आके शेयर करना चाहूंगी इसके बारे में। और जब मैंने बोला कि मुझे ये डेट्स चाहिए तो मुझे एकदम से ग्रुप का एग्रीमेंट भी मिल गया और आप लोगों का प्रोत्साहन भी है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। आई शेयर विद कैमरा ऑन बिकॉज मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कनेक्ट होता है। और हम लोग सारे ही यहाँ पे एक ही फैमिली के हैं, सबके ही सेकंड नेम अल्कोहलिक है या अल्कोहलिक वालों से जुड़े हुए हैं। तो अपने फैमिली में क्या अनोनिमिटी। तो मैं जो ये जर्नी है और इसका क्यों हमें इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आउटसाइड इशू ना मान के एक इनसाइड इशू रख के हम इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो ये कि मेरा नाम शांग्रिला है और शांति के नाम से मैं मीटिंग्स में जुड़ती हूँ। और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। मैं चौथी जनरेशन की अल्कोहलिक हूँ और मैं इसके बारे में बात करूंगी। और मेरे एक्सपीरियंस में आज इन कमरों में कहीं ना कहीं मेरा कोई कजन है, कहीं ना कहीं मेरे नेफ्यूज नीसेस हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंकल्स हैं। और हम सबको ही किसी ना किसी तरह से ये जो बीमारी है इसने प्रभावित किया है। कुछ लोग इन मीटिंग रूम्स में नहीं है, कुछ लोग दूसरे मीटिंग रूम्स में हैं, उनको कुछ और दिमागी परेशानी है। लेकिन इस बात से मैं अपने आप मुंह नहीं मोड़ सकती कि सब जगह ये एक कॉमनैलिटी है कि हमारे परिवार में किसी न किसी प्रकार की एक सोच की बीमारी है। और ये किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, ये लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन और मैं इस बात में विश्वास करती हूँ। पहले एक बार पिक्चर देखी थी जिसमें सुना था चोर का बेटा चोर। और फिर वो बच्चे अदली बदली हो जाते हैं, फिर चोर का बेटा एक्चुअली पुलिस बन जाता है और पुलिस वाले का बेटा चोर बन जाता है। तो इस बात पे मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि जिस तरह से हम बड़े होते हैं, जिस वातावरण में हम पलते हैं, वो हमारी आउटलुक को, हमारे नेचर को बहुत बदली कर सकता है। लेकिन ये बात भी एक सच है कि कई बार एक अल्कोहलिक के जो बच्चे होते हैं वो अल्कोहल नहीं पीते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ और उनके जीवन में चलता रहता है। और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनमें एडिक्शन दोबारा से नजर आती है। इसी एए को इंडिया में आज की डेट में बहुत समय हो गया है। और हम देख पा रहे हैं कि इन कमरों में ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंडसन, तीनों जनरेशन्स मौजूद हैं। तो ऐसा क्या है इसके बारे में जो ये जानते बूझते कि ये एक जहर है, हम इसे क्यों पीते हैं? ये मेरे हिसाब से जितना मैं इसको जान पाई हूँ, ये शराब की बीमारी नहीं है, ये इज्म की बीमारी है। और ism is not about I, me, myself. Ism is more than just me. It is about the atmosphere जिस वातावरण में मैं पली बड़ी। तो आई डोंट नो, अगर चैट बॉक्स खुला है तो आप लोग सिर्फ मुझे मैसेज डाल सकते हैं। इससे किसी की अनोनिमिटी भी ब्रेक नहीं होगी और किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे बीच आज कितने लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी प्रकार का अकार्यशीलता या डिसफंक्शन था। शराबीपन हो सकता है, आ, ये कोई दूसरी एडिक्शन हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है, सट्टेबाजी हो सकती है, इट कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी एंजाइटी, it can be mental health diseases, money matters, financial mismanagement। कितने परिवारों में कितने लोग यहाँ पे हैं जो जिनके परिवारों में इस तरह के व्यसन या इस तरह के इश्यूज रहे हैं? अगर आप चाहें तो सिर्फ आप मुझे चैट, मेरे को पर्सनल चैट में मैसेज कर सकते हैं। आपकी अनोनिमिटी बनी रहेगी। Not to everybody, but you can just directly message to me. Please don't message everyone. Okay. अगर सोचें और ये आप अपने पास ही रखें उत्तर, क्या ये आपके माता पिता या जॉइंट फैमिली में रहते हुए चाचा या मामा ताया कोई लोग थे? फैमिली में कहीं पे कोई सुसाइड कमिट हुआ है, कोई मर्डर हुआ है? ओके। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे शादीशुदा होंगे और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने पहले से जिनकी जान पहचान थी या लव मैरिजेस करी हैं, कि आपको पहले लगता था कि आपके जो पार्टनर हैं
वो शराब नहीं पीते, वो किसी तरह से परेशान नहीं है, बहुत खुश मिजाज लगते थे आपके पार्टनर। लेकिन शादी होने के बाद में 1-2 साल या 3 साल के बाद में या कभी कभी इमीडिएटली शादी के बाद में आपको पता चला कि यहाँ तो लोचा है बहुत। प्लीज मेक श्योर you're only sending your responses to me directly. Please do not send to the everyone group. Okay. How many people here have actually gotten sober? आप सोबर हैं, लेकिन आपके परिवार में आपके रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, आप अभी भी गुस्सा महसूस करते हैं, आप स्टेप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, आपको अभी भी जॉब में परेशानी हो रही है, या अभी भी किसी ना किसी प्रकार से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, और अभी भी आप डॉक्टरों के भी चक्कर काट रहे हैं, आप सोबर है लेकिन खुश नहीं है। ओके, ओके, आई कैन सी दैट। हाउ मेनी पीपल हैव स्टॉप ड्रिंकिंग? आपने अल्कोहल तो बंद कर दिए, आपने शराब बंद कर दिए, बट आपने सिगरेट, तंबाकू, कॉफी पीना, ज्यादा ज्यादा चाय पीना, मीठी चीजें खाना, खाना खाना, आपने बीच में गैम्बलिंग पिकअप कर ली हो, या आपने पॉर्न देखना, सेक्सुअल कंटेंट ज्यादा पढ़ना, इंटरनेट पे लगे रहना, ये सब शुरू कर दिया। और बहुत सारे यहाँ पे महिला और जो आदमी हैं, सबके पार्टनर्स में अल्कोहलिज्म हो सकता है। कितने लोग ये फील करते हैं कि हमारा पार्टनर जब पी रहा था तभी बेटर था, पी के पड़े रहते थे तब ठीक था, अब तो सारा टाइम हमारे पीछे पड़े रहते हैं, परफेक्शनिज्म हो गया, कंट्रोल आ गया, गुस्सा आ गया, अब इनका कोई आउटलेट भी नहीं है, तो पीते थे तो ज्यादा अच्छे थे। कौन कौन ऐसा फील करता है? ओके, सो आई एम नॉट अलोन एंड यू आर नॉट अलोन ईदर। अगर आपने इनमें से कोई भी चीजों में आपने यस लिखा है यहाँ पे, और आपने आपने देखा है कि आपके फैमिली में, चाहे आपके माता पिता नहीं पीते थे, लेकिन उनके घर में माता पिता के जो परिवार था, उस परिवार में अल्कोहलिज्म था, तो अगर आप फैमिली ट्री बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक श्रृंखला बनेगी जहां पे अल्कोहलिज्म, एडिक्शन, किसी भी प्रकार का एडिक्शन वो रहेगा। एडिक्शन का फेस बदल जाता है, लेकिन एडिक्शन की जो भावना होती है, जो उसके पीछे जो दिमाग में जो चलता है और जो बॉडी में जो चलता है, वो नहीं, जब तक वो नहीं बदलेगा, व्हाट कार्ल युंग सेड, अ कंप्लीट साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, अ कंप्लीट साइकिक एक्सपीरियंस, जो आपको 180 डिग्रीज बदलता है, जब तक वो वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक चेंज आना मुमकिन नहीं है। और हम ये समझते हैं कि हमने शराब पीनी छोड़ दी है, लेकिन हमारा जो इज्म है वो कंटिन्यू रहता है, एटलीस्ट मेरा वो इज्म कंटिन्यूड है आज भी। और कई लोग, दे से दैट वी डोंट बिलीव इन द प्रोग्राम, बट दे हैवंट डन इनफ वर्क टू इफेक्ट अ कंप्लीट साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम वन ऑफ देम। मैंने भी अपना काम पूरा नहीं किया था, क्योंकि मैंने कदम कर लिए, सब सच बोल दिया, लेकिन अंदर से मैंने अपनी सफाई नहीं करी थी। मेरे को 7 साल हो चुके थे, और मैं तब भी तब भी मेरे को लगता था कि मेरे और लोगों के बीच में पर्दा है, मैं क्यों लोगों के साथ में सहज नहीं हो पाती। एंड फिर एक दिन मैंने कहा, आई हैड इनफ, आई एम sick and tired of being sick and tired and being alone. I don't want to do this. I need to dig deeper. What is the cause? और cause मुझे पता चला, ये इतना ये एक सन फिल्म की तरह है। आप अगर गाड़ियां चलाते हैं तो आप अक्सर गाड़ी में एक सन फिल्म लगाते हैं, जिससे सूरज की तपन आपको इतनी महसूस, और थोड़े दिन गाड़ी चलाने के बाद में आपको पता भी नहीं चलता कि वहां सन फिल्म लगी हुई। ये जो हमारी सोच की बीमारी है, या मेरी सोच की बीमारी है, मेरी लाइफ में एक सन फिल्म की तरह थी, जो मुझे ये देखने ही नहीं देती थी कि ये गड़बड़ मुझ में है, मेरी आउटलुक में। और मैं शीशा साफ करने लगी रहती थी, जबकि शीशा ही कलर्ड होता था कई बार, तो कई बार डार्क ग्लासेस मैंने कांच ही डार्क करवा दी। तो कई बार ये फीलिंग भी आती है कि मैं अभी भी बच्ची हूँ, मैं 55 साल की हुई हो गई हूँ पिछले हफ्ते, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं बच्ची हूँ, और मुझे अभी भी लगता है कि कोई मुझे रेस्क्यू करे। But I just want to share one thing, and I'll just put it up on a slide. I just want you guys, know this and know this very well. कि no one is coming. कोई नहीं आ रहा मुझे बचाने. No one is going to come to rescue me. Only I am there for myself with my higher power. ये मैं जो है, ये मेरे भगवान, और ये
मुझे कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, ये अंदर ही मिलेंगे। और ये जो सफाई करनी है ना मुझे, ये बाहर नहीं करनी, ये मुझे अपने अंदर, राइट? सो प्लीज रिमेंबर दिस, एंड इफ यू आर डन विद बीइंग सैड एंड अनहैप्पी and not getting along in life, nobody is going to come to this. You have to learn to okay. Moving on. So एक अपना recent experience बताती हूँ, और मुझे तकरीबन 12 साल होने आ रहे हैं ये प्रोग्राम में। मैंने कदम भी करे हैं, दूसरे फेलोशिप फॉलो करती हूँ, उसमें भी अपने कदम कर रही हैं 3 बार। पर मेरे एक नेबर ने अपने खिड़की में छज्जा लगा दिया, और छज्जे की वजह से मेरे को इतनी परेशानी होती है। एक तो नीचे दिखता नहीं है, ऊपर से कबूतर आके बैठ जाते हैं, और उनकी जो कबूतर शिट है वो उड़ उड़ के मेरे घर में आती रहती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी मुझे मानसून में, जब उसके ऊपर पर छत्ती के ऊपर जब बूंदे पड़ती थी ना, तो इतनी तेज आवाज होती थी कि मैं सोते सोते उठ जाती। और बहुत 3 साल झगड़ा करने के बाद में मैंने जब वो हटवाया, और 7 तारीख को देखा कि उन साहब ने दोबारा से पर एक बेटर वर्जन, एक ऐसा मटेरियल लगाया उस पर छत्ती पे जिसपे अब शायद आवाज कम होगी। और मेरे सारे जितने सिग्नल्स थे, सारा मेरा एंगर और इतने सालों का जो इनजस्टिस था मेरे साथ हुआ था, सारी अब्यूज, सारा जो प्रतिशोध था, वो 1 मिनट में निकल आया। 7 तारीख को मैंने ये एक्सपीरियंस किया। मैं कुछ नहीं बोली, प्रोग्राम फॉलो करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है। 7 तारीख बड़ी मुश्किल से कटी। 8 तारीख को मेरा जन्मदिन था। मैंने बहुत कोशिश करी शांत रहने की, और उस दिन अकस्मात रूप से मैं बीमार पड़ गई, तो मैं कुछ बोल कर नहीं पाई। लेकिन 9 तारीख सुबह मुझसे रहा नहीं गया। अर्ली मॉर्निंग आई शॉट ऑफ a very inflammatory message to my building management, और जितनी हदें पार कर सकती थी मैंने सारी हदें पार कर ली। और मैं बोल रही हूँ अपने आप को कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, डोंट डू दिस, यू आर बर्निंग अ लॉट ऑफ ब्रिजेस, यू आर ऑफेंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल। बट वन पार्ट ऑफ मी फेल्ट, नहीं नहीं, इसको तो करना ही है, ये इसको जब तक सीधा नहीं करेगी ना, चैन की सांस मत लेना। बात कन्फ्रंटेशन पे आ गई। बिल्डिंग मैनेजमेंट वालों ने मुझे बुलाया, दे फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। आप ऐसा कैसे बोल सकती है मैडम कि हम उनका साथ दे रहे हैं? मैंने कहा अगर आप मना नहीं कर रहे हो तो आप उनका साथ दे रहे हो। और मैंने उनसे झगड़ा मोल लिया। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ गई कि वो कहते हैं आपको जो करना है आप कर लीजिए, आप लीगल चले जाइए। मैंने कहा हाँ, मैं लीगल जा रही हूँ। और बात को बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसी बीच में कहीं ना कहीं अंदर से मैं अपने आप को बोल रही हूँ, डोंट टॉक, शट अप, डोंट टॉक शांग्रीला, जस्ट शट अप एंड सिट डाउन। नहीं सुना गया, रहा ही नहीं गया। पूरे 12 साल की तपस्या, सारा रिजेंटमेंट, सारा अमेंड, सब कुछ खिड़की के बाहर। 2 बजे एक मीटिंग बुलाई गई, और 1:30 बजे, 1 या 1:30 बजे के करीब मैंने एक अपने फेलो मेंबर को कॉल किया, और मैंने कहा मुझे ये दिख रहा है, मैं क्या करूं? मैं टोटली ट्रिगर्ड हूँ। मेरा एक बहुत स्ट्रांग पार्ट है जो कह रहा है मुझे ये नहीं करना, ये प्रोग्राम का तरीका नहीं है, ये सोसाइटी में रहने का तरीका है, मत करो। लेकिन जो दूसरा पार्ट एक मेरे ऊपर इतना हावी है कि मुझे ना, मैं आज किसी ना किसी का हशर कर दूंगी। और फिर हमने इस बात को प्रोसेस किया कि क्या चल रहा है, व्हाट आर यू फीलिंग? तो मैंने कहा नहीं, मैं, मेरे को ये इनमें से कोई तो ये बोले कि बच्चा तू सही है, जो तू मांग रही है वो सही है। तो कहता ये किसकी आवाज है? मैंने कहा आवाज तो मेरी है, लेकिन कोई बोलता क्यों नहीं है, कोई मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं होता? मैं इस लड़ाई में अकेली क्यों हूँ? मेरे अपने भाई बहन मेरे साथ में नहीं आ रहे हैं, और मैं एकदम अकेला फील कर रही हूँ, कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आता? कहता कौन आएगा? मैंने कहा पापा। मुंह से ऐसे ही निकला पापा, क्योंकि मैं 6 साल की थी जब, और अब मैं 55 साल की हो गई हूँ। मैं 6 साल की थी जब एक दिन मेरे पापा, जो मुझे सीने से लगा के गोदी में चढ़ा के रखते थे, मेरे बगैर किसी टूर पे नहीं जाते थे। अगर वो कार का इंजन डिसअसेंबल करते थे तो मैं उनके साथ में बैठ के कार के पार्ट्स धोती थी। उन्होंने जितना उनका दिमाग का था वो सब वो मेरे साथ शेयर करते थे। 6 साल की उम्र में मेरे पिताजी बदली हो। और जब मैंने ये इन्वेंटरी अपनी लिखी तो मुझे समझ आया ये वो साल था जिस साल मेरे पिताजी को एक नामी गिरामी डॉक्टर ने काम्पोज की दवाई देनी शुरू करी, काम्पोज और वेलियम। तो एक तरफ उनकी शराब जो जिसकी मात्रा बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ उनको किसी ने काम्पोज की दवाइयां देनी शुरू करी। और इस कॉम्बिनेशन ने मेरे पिताजी को बदली कर दिया, और वो बाप जो मुझे गोदी उठा के कंधे चढ़ा के लग जाता था, वो मर गया। एक और कोई पर्सनालिटी आ गई उस दिन उस घर में,
जिसको ना मैं पहचानती थी, जिससे ना मैं बात कर सकती थी, जिससे मुझे डर। ये वही पर्सनालिटी थी जो अक्सर उनके पिताजी में झलकती थी। इसके साथ ना मैं बात कर सकती, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, सिर्फ एक डर। और आज 33 years after his death at the age of 55, I'm still that little 6-year-old girl who's waiting for papa to come and rescue her. ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं बात करती हूँ, फेलोशिप करती हूँ, हम इन मुद्दों को डिस्कस करते हैं। और उसके थ्रू मुझे समझ में आने लगा कि किस तरह से मेरे फादर के जो एटीट्यूड्स थे, जो उनसे मेरी क्लोजनेस थी, जो उनसे मेरा लगाव था, उसको पकड़े रहने के लिए मैं बिल्कुल उनके जैसी ही बनती गई। कब मुझ में अल्कोहलिज्म आया, क्योंकि मेरे पिताजी एक तस्वीर दिखाती हूँ उनकी जो हमेशा मेरे साथ रहती है। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्लियर आ रही है बट जितना भी आ रहा है, वेरी हैंडसम मैन, और यूनिफॉर्म पहनते थे तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता यूनिफॉर्म। और उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए मैंने क्या क्या कुछ, लेकिन एक उस इंसिडेंट ने मेरी जीवन की नींव हिला दी। धीरे धीरे पिताजी में बदलाव आया तो माँ में भी बदलाव आया। और एज अ चाइल्ड आई वॉज जस्ट नाउ adjusting to them. I was showing them what they wanted to see because कहीं ना कहीं मैं खुद को भी ब्लेम करती थी, समझ नहीं थी पर गिल्टी फील होता था। और उनके उस विकराल रूप ने हमारे उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि उन्होंने हमारे कुत्ते को सिट कमांड दे दी और कुत्ते के ऊपर से गाड़ी गुजर गई। वो कुत्ता कंफ्यूज हो गया कि ओनर की सुने या बचाए अपने आप को, उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई। पापा ने मेरे 2 कुत्तों को ऐसे मारा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किया, उन्होंने मम्मी को जलाया, उन्होंने खुद 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, मम्मी ने सुसाइड करने की कोशिश करी। और इसी बीच में मैं बड़ी हो रही हूँ और मेरे साथ में भी काफी कुछ होता रहा। लेकिन मेरी पर्सनालिटी में क्या हो रहा था, मुझे अपने घर से शर्म आ रही थी, मुझे अपने पिताजी से शर्म आ रही थी, उनके उस पर्सनालिटी से घिन आ रही थी, उससे डर लगता था। लेकिन बाहर जो मैं दिखाती थी, एवरीथिंग्स ओके, माय फादर इज द बेस्ट, माय मॉम इज द बेस्ट, और मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं कि आई एम सो इम्पोर्टेंट। अगर मैं इम्पोर्टेंट होती तो मेरे बाप शराब छोड़ देते ना, मेरे लिए शराब नहीं छोड़ पा रहे थे वो, मेरी खुशी के लिए। मैं इस लायक भी नहीं थी, मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं कि मेरी वर्थ है। मेरी वर्थ सिर्फ इतनी थी कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। और यही चीज मैंने आगे चल के अपने काम में भी दिखाई, क्योंकि मेरे काम में आई वॉज नॉट वर्थ द इंडिविजुअल दैट आई एम अ वेरी नाइस पर्सन बाय द वे। मेरे मेरे बहुत सारे और टैलेंट्स है शराब पीने के अलावा। मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अच्छा पकाती हूँ, मैं अच्छा दिखती हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छी कन्वर्सेशनलिस्ट हूँ, मैं अच्छा लिखती हूँ, आई एम अ वेरी गुड एग्जीक्यूटर, आई एम अ वेरी गुड पार्टिसिपेंट इन गेम। पर ये सब चीजें किसी को दिखती नहीं। जब मैं काम करती थी, मैं किसी को ये सब चीजें दिखाना भी नहीं चाहती थी। मुझे अपने बारे में इतनी शर्म आती थी कि मैं इनको क्या बताऊं। मुझे सिर्फ ये दिखता था कि मेरे में अभाव क्या है, मेरे में कमी क्या है। अगर मैं विदेशियों के साथ काम करती थी तो मुझे लगता था, अरे इन्होंने तो ऐसे वाले टीवी सीरियल देखे, मैंने तो नहीं देखा। मुझे कभी ये दिमाग में ही नहीं आया कि भैया तुम एक छोटे से इंडिया के एक छोटे से गांव में रहती हो, जहाँ टीवी मसा मसा अभी 2 साल पहले आया है, तुमको कैसे पता चलेगा कि बाहर के दुनिया में क्या हो रहा था। लेकिन अपने ऊपर मैं इतना प्रेशर डालती थी। और गुस्सा, जैसा कि मैंने रियलाइज किया आज से 4 दिन पहले, मुझ में अभी भी अपने पिताजी की तरफ कूट कूट के भरा हुआ है। इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन आज भी वेट कर रही हूँ कि कोई तो आके मेरे लिए खड़ा होगा। और इसीलिए मैंने ये स्लाइड बनाई कि आई एम डन, आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी टू कम एंड रेस्क्यू। सो this is what I see in myself, and I'm going to tell you something about my family also. और we all avoid intimacy. हम किसी से अपने मन की बातें नहीं करते। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से हाय हेलो हाउ आर यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा करते हैं। और बहुत ऊपर ऊपर से हमारे रिश्ते हैं। मेरी एक फैमिली में मैं देखती हूँ कि मेरी सिस्टर ने अपने बच्चों का ना गला घोट दिया है कि तुमको ये करना है, ये मम्मी फंड में कंट्रीब्यूट करना है, माँ ने ये बोला है तो तुमको ये करना है। अगर बच्चे वो नहीं करते तो उसको एंजाइटी के दौरे पड़ने लग जाते हैं, उसके होठ नीले पड़ जाते हैं। और उसके बच्चे उसको खुश रखने के लिए अब वो सब करते हैं जो माँ को चाहिए। माँ 63-64 ईयर्स की हो गई हैं, लेकिन सारे बच्चे
उनकी शादियां हो गई हैं, अब वो बच्चे, उनकी बीवी और उनके बच्चे सब ढूंढते हैं कि ये इनको कैसे खुश रखा जाए ताकि इनको दौरे ना पड़े एंजाइटी के, ताकि ये आराम से सो सके, क्योंकि अगर सोएंगी नहीं तो ये अपशब्द बोलेंगी, एंशियस हो जाएंगी। कोई बीमारी नहीं है जो उनको नहीं, हर एक चीज हो जाती है उनको जब भी उनको उनके मन की नहीं होती है। इतनी कंट्रोल है कि अगर उनके मन की नहीं हो रही होगी तो वो बीमार पड़ जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोरिलेशन कि वो बीमारी तभी आती है जब उनको उनके मन की बात नहीं चलती। कुछ ऐसे हैं जो एकदम गुमशुदा हो गए हैं, उनको कोई बहुत ही इंडिफरेंट है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरे में क्या हो रहा है, वो अपने जीवन में खुश हैं, उनको अपने हस्बैंड में इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपनी बेटी में इंटरेस्ट नहीं है। वो बेटी के पास में जाके रहती हैं, लेकिन अलग रहती हैं, अपनी दुनिया में, उनकी अपनी दिमाग की एक दुनिया है। और तीसरी है जो मेरी तरह शराब में डूबी हुई है, लेकिन मैं शराब से उभर पाई हूँ और वो और घसती जा रही है उसके अंदर, उसके साथ साथ उसको उसको भी मेरे पिताजी वाली पूरी चीज है, जो वो शराब भी पीती है और दवाइयां भी खाती। तो एक और स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ में, अबाउट द रोल्स दैट वी गेट टू प्ले एज अ चाइल्ड। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने कभी पढ़ा था, लेकिन ऐसे इसको ध्यान नहीं दिया था, और अब जब इसको ध्यान दे रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाउ इट अफेक्ट्स अस। वन सेकेंड जस्ट, और ये स्लाइड में इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज sometimes it is easier to have an audio visual, उससे थोड़ा ज्यादा ये ठीक लगता है। तो yes, before we go there, so the roles that we played in our family, and this is what my father did in his family. My father was the eldest in his family. उसके बाद उनका एक उनसे बड़ी एक बहन थी जिसकी दहेज के इसमें उनकी चला के हत्या कर दी गई थी। उनकी बेटी जो थी, मेरी बड़ी बुआ की बेटी, को मेरे पापा ने पाला। फिर मेरे पापा थे, पापा से पहले 3 भाई और हुए थे जिनकी बचपन पे, मतलब जो 1 महीने से ज्यादा बचे। तो मेरे पिताजी को एक रस्म करी थी उन्होंने कि उनको गोद दे के किसी और को दे दिया था और फिर वापस ले लिया था। और ये चीज हमारे परिवार में बहुत सुनाई जाती है कि ये तो गोद दिया हुआ बच्चा, उसको वापस ले लिया। तो ये मेरे पिताजी को बचपन से सुनाई गई थी। और उनके बाद में एक भाई था जिसको मेरे पिताजी ने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, और बाद में यही डॉक्टर भाई ने मेरे पिताजी के साथ में लड़ाई मोड़ी प्रॉपर्टी के चलते, मेल चाइल्ड के चलते। और फिर उनकी 3 छोटी बहनें थी। तो मेरे पापा के परिवार में मेरे पापा हीरो चाइल्ड थे, वो सबको बचाते थे, और वो गोल्डन चाइल्ड भी थे। गोल्डन चाइल्ड क्या होता है? गोल्डन चाइल्ड वो होता है जिसमें हम सारी अपनी आसक्ति डाल देते हैं कि ये हमारा बच्चा जो है, ये तो इतना अच्छा है, ये तो इतना ब्रिलियंट है। और मेरे पापा को बचपन से वो पदवी दी गई थी कि ये तो वो बच्चा है जो बच गया, ये वो लड़का है जो इतने मुरादों के बाद हमें मिला है, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो उन्हें स्पॉइल भी बहुत किया गया था, लेकिन वो हीरो चाइल्ड भी थे क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि तूने इस परिवार को बचाना है। और फिर थे स्केपगोट। स्केपगोट थी मेरी बुआ, मेरे पिताजी के परिवार की बात कर रही हूँ। स्केपगोट, बलि का बकरा। घर में कुछ भी, परिवार में कुछ भी हो जाता था, वो बुआ को दोष देते थे, उसने ऐसा किया था ना इसीलिए ये हो रहा है यहाँ पे। और वो बुआ घर के पास में ही रहती होंगी तो उनका आना जाना ज्यादा था, और इसलिए वो आसानी से बलि का बकरा बन जाती थी हर एक चीज। उससे छोटी, सबसे छोटी जो बुआ थी वो लॉस्ट चाइल्ड थी, वो गुमशुदा बच्ची थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, अपने फैमिली के जो डिसफंक्शनैलिटी से दूर रह के उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी और वो टीचर बन गई। बट उनकी शादी कर दी गई एक अल्कोहलिक से, और एक पर्सन जो वुमनाइजर थे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान अपनी बहन की, या कोई भी बाप ने अपनी बेटी की शादी जान के ऐसे आदमी से नहीं करी है जो कि आगे चल के अल्कोहलिक निकलेगा। सामने से दिखने में वो बिल्कुल बढ़िया थे, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम शुरू हो गए। मेरे ख्याल उनके शादी के 5 साल के बाद में उनके घर में प्रॉब्लम शुरू हो गए। और फिर एक रेबल चाइल्ड थे, वो मेरी एक और बुआ है जो मतवाली थी, उनको तीन दुनिया से मतलब नहीं, वो अपना जो भी उनका मन करता है वो करती थी। और एक बुआ थी हमारी जो काफी सारे रोल्स अदा करती थी, उनमें से एक रोल था जोकर का। तो जब भी कोई चीज ज्यादा तूल पे जा रही होती थी तो वो बीच में स्टेप इन कर देती। और ये जो चीजें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे परिवार में भी दोहराई गई। मेरी बड़ी बहन हीरो चाइल्ड, उससे अपेक्षा थी कि वो आगे चल के डॉक्टर बनेगी,
और उसको इतना ज्यादा, क्योंकि मेरे पिताजी को अपने डॉक्टर भाई से बदला लेना था, उनको दिखाना था कि मैं अगर तेरे को डॉक्टर बना सकता हूँ अपनी बेटी को भी बना सकता हूँ, तो उन्होंने सारी अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी बड़ी बेटी पे डाल दी। और उसने इतना स्ट्रगल किया इस भावना के साथ। वो उसने गोल्डन चाइल्ड का भी, क्योंकि वो सबसे बड़ी बच्ची थी इसलिए उसने गोल्डन चाइल्ड का रोल भी अदा किया। स्केपगोट आगे चल के मैं बनी, क्योंकि मैं अपनी सबसे, हम 4 बहनें हैं, तो मैं मेरी तीसरी बहन के 5 साल बाद आई, तो मुझे उस वक्त तक पापा का अल्कोहलिज्म बढ़ता गया था, तो मैं अपशगुनी थी, क्योंकि मेरे होने के बाद में पापा का डिक्लाइन होता रहा, तो मेरे आने से लोगों ने कहा कि ये डिक्लाइन, तो मैं बलि का बकरा बन गई। मेरी थर्ड सिस्टर हैं जो अपनी दुनिया में रहती हैं, जिनको ना अपने पति से पर की परवाह, ना अपने बच्चे की परवाह, वो है हमारी लॉस्ट चाइल्ड। और रेबल और रिस्क टेकर भी मैं ही। और जो सिस्टर जिनकी मैंने बात करी कि वो अल्कोहलिज्म में है, डिप्रेशन में है, गोलियां लेती है, वो हमारी फैमिली की जोकर हुआ करती थी। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें वो आकर के कोई हंसी मजाक करके, अटेंशन डाइवर्ट करके, कुछ जोक सुना करके परिस्थिति को संभाल ना सके। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे परिवार में, जो मेरे पापा के घर जो चीजें हो रही थी, अब वो मेरे घर में भी घटित हुई। इसके साथ साथ और भी रोल्स जो हम अदा करते हैं, वो है फर्स्ट चाइल्ड का। जो पहला बच्चा होता है उसको अलग से ट्रीट किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि, और मैं भी ये मानती थी, कि हमारे माँ बाप तो एक ही थे, तो हम अलग अलग कैसे हो गए सारे। लेकिन एक्चुअली में मेरी बड़ी बहन के जो माँ बाप थे ना, उनकी वो पहली औलाद थी, और मेरे जो माँ बाप थे उनकी मैं चौथी औलाद थी, जिसको शायद किसी मजबूरी में उन्होंने पैदा किया, ऐसा मेरा मानना था। तो हमारे माता पिता अलग अलग थे, लेकिन फिर भी कुछ कॉमनैलिटीज हैं जो इन थ्योरीज में और जब इन फ्रेमवर्क से देखते हैं तो हमें पता चलता है। और ये रोल्स क्या थे जो आज भी मुझे तकलीफ देते हैं, जो मैंने उस वक्त सीखे और आज मुझे परेशान करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा दर्शाना चाहूंगी। मेरी बड़ी बहन, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत, क्योंकि वो हीरो चाइल्ड थी, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत हो गई। उसको मैं जब 6 साल की थी, तब मैंने वो इंसिडेंट बताया अपने पिताजी के बारे में। उसके 1-2 साल के बाद में मेरी सबसे छोटी बुआ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उनकी मृत्यु हुई। और उनके जिस हस्बैंड की मैंने बात करी थी, वो उनको छोड़ के चले गए। उनके कैंसर का ट्रीटमेंट मेरे माता पिता ने करवाया। और उस दौरान जब वो मेरी बुआ को लेकर के हॉस्पिटल में रहते थे, मैं 6 साल की थी, तो मेरी सिस्टर 11-12 साल की होंगी, उनको घर का खाना बनाना पड़ता था। और हमको एक छोटी जगह में रहते थे हम, मध्य प्रदेश में। वहां पे पिताजी और माताजी हमारे छोड़ के चले जाते थे कि पड़ोसी देख लेंगे, अलाना देख लेगा, फलाना देख लेगा। और हमारी उनकी अर्ली अडल्टिफिकेशन, उनको जल्दी ही केयर टेकर बना दिया, क्योंकि वो गोल्डन चाइल्ड भी थी, तो उनमें सेवियर कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं तो लोगों को बचा सकती हूँ। आज भी वो उसी रोल में लगी, स्पॉइल्ड है बहुत अभी भी उनके पास में, मतलब आई विल नॉट गेट इनटू हर लाइफ, बट शी इज वेरी स्पॉइल्ड। शी इज ऑल्सो अ पीपल प्लीजर, इन द सेंस उनको ये चाहिए कि वो दूसरों को एक इमेज दिखाएं अपनी, जो बहुत अच्छी होती है, तो वो दिखाती हैं। एंड उसको चाहिए होता है कि उसको भी किसी भी तरह से करके उसको खुश रखा जाए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। स्केपगोट जो थी वो मैं थी। मैंने विक्टिम रोल धारण कर लिया कि अरे दुनिया तो मेरे अगेंस्ट है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने जब मैंने पूरी तरह से विक्टिम रोल धारण कर लिया, तभी मैंने अल्कोहल का भी मेरा पीक हो। और मैं बहुत कंप्लेन करती थी अबाउट एवरीवन एंड एवरीथिंग। लॉस्ट चाइल्ड, नॉट सीन, मूव्स अवे, शाय, क्वाइट। और घर की रेबल भी आगे चल के मैं ही बनी। आई बिकेम द रिस्क टेकर। मैं अपने अपनी नीड फॉर एक्साइटमेंट को मीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने बहुत गदर मचाया। और जो मेरी थर्ड सिस्टर है, वो आज भी फैमिली रोल में इधर फिट बैठती है, कि वो आज भी कन्फ्लिक्ट हैंडल नहीं कर सकती, वो सीधी तरह से मना नहीं कर सकती, नो नहीं बोल सकती, अवॉइडेंट है, इनफैक्ट वो दूसरे देश में ही रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक फैमिली में चलते हुए, जब आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पेरेंट के फैमिली, फादर की फैमिली में होता था, वो मेरी फैमिली में भी दोहराया गया। और आज वही चीजें उनकी फैमिलीज में भी दोहराई जा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग। सो मेरे सामने आज मैं कहती हूँ कि मैं चौथी जनरेशन की हूँ, क्योंकि मैं, मेरे पापा, मेरे दादाजी भी दारू पीते थे,
गुस्से से एडिक्टेड थे, और मेरे ख्याल से ओपियम का भी तब बहुत रिवाज था। और उनकी जनरेशन से एक ऊपर जो मेरे को फैमिली स्टोरीज में पता चला कि वो एक अफीम चीज। तो ये 4 जनरेशन्स तो हो गई। मेरे नेफ्यू की जनरेशन में दारूबाजी नहीं है, लेकिन ओवर ईटिंग है, पीपल प्लीजिंग है, ना बोलना नहीं आता, अपने खुद के लिए खड़े होना नहीं आता। ये चीज अभी तक चल रही है। और उसके बाद की जो जनरेशन है, उसमें ऑलरेडी एक हमारा 10 साल का हमारे घर में बच्चा है जो ऑलरेडी काउंसलिंग में जा। अब मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं किसी का डायग्नोसिस कर कि कौन क्या है क्या नहीं। ये थ्रू वर्किंग ऑन योर सेल्फ ओनली यू कैन आइडेंटिफाई फॉर योर सेल्फ। आई कैन नॉट से दैट, बट what happens is, because of this, a lot of people have come up and they are saying कि अरे ADHD है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है वो है। कोई ये नहीं बोलता कि क्या नहीं है। नहीं है, कोपिंग स्किल्स नहीं आते हैं, अपनी भावनाओं के साथ कैसे रहना है वो नहीं आता, क्योंकि हम सारा टाइम उथल पुथल में फंसे रहे। हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि हमारे अंदर क्या हो रहा है एंड हाउ टू डील विद दैट। और आज एक हम ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं, ऐसी जगह में रह रहे हैं, where there are so many people who are ready to tell me what is wrong with me, and they have a solution for me. And at one point of time I had over 1500 minimum, if not 2000 books on self help। कौन सी ऐसी किताब है जो मैंने छोड़ दी हो? बुद्धिज्म ट्राई कर लिया, हिंदुइज्म ट्राई कर लिया, CBT ट्राई कर ली, दवाइयां मैंने ली थी, सब चीजें ली थी, लेकिन अंत में सिर्फ एक चीज काम करती है, और वो है खुद के साथ बैठना और खुद को देखना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और इसके लिए वही प्रिंसिपल्स लगते हैं जो जो इनकी जरूरत मुझे फर्स्ट डे पड़ी। ए के रूम्स में कदम रख, ऑनेस्टी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। एक ओपन माइंडेडनेस, कि मैं खुद से समझ नहीं पा रही हूँ, या इस फ्रेमवर्क ने मेरी इतनी मदद कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ अपने आप को और ठीक करने के लिए। और फिर willingness to do the work that is required. These are essentials of any sort of recovery. We cannot do without these three. No matter where you are in the world, if you're not honest with yourself, if you're not open minded to listen to what other people have to say, if you're not willing to make the nobody can help you. And that is why I have told myself now very firmly after this last incident, nobody is going to come and rescue you. I can go to 10 rehabs, I can go to 5 people to show me the rasta and follow 100 gurus, but nobody is going to rescue me. I have to put in that hard work. And AA is an action oriented program. It is not a passive program कि आप बैठे रहो, आप सुनोगे, किसी दिन आपको मिल जाएगा। नहीं, उससे आप अल्कोहल छोड़ दोगे, लेकिन we are looking to leave alcoholism. We are looking for a complete psychic transformation. And there are very few people in the world जिनको enlightenment मिली। उसके लिए आपको बोध गया जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी, और फुल मून की नाइट को आपको शायद वो मिल सकती है। इस जनरेशन में सिर्फ वो एक बार हुआ है, वो बुद्धा। आई कैन बिकम अ बुद्धा, बट उनके उसके जैसा काम करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो leaving alcohol was not the most difficult. It was one of the most difficult things that I did, but it was not the most difficult thing. I did develop a sense of loss when I couldn't drink anymore. I see a hand raise. I'll come back to that after I'm done with my sharing. I've noted your. And so I was diagnosed with a lot of things, but I'm not working on that. I'm working at the root cause why I became. Okay, so where did my problem start? My problem started when I started hiding my truth. Because हमारे फैमिली में अगर हम बोलते थे कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तो सब लोग कहते थे ये तो अजीब, और हंसी मजाक किया जाता था, और फिर उस बात को सुना नहीं। और क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, देयर वाज सो मच ऑफ chaos and there was so much of shame and feeling of like, ओ मुझे तो छोड़ दिया, मुझे कोई याद नहीं रख रहा। That feeling was there. I started hiding my truth. I would only show them what they needed in order for them to like me and appreciate me and not leave me behind like my father did when I. तो मैंने दुनिया के सामने अपना एक ऐसा चेहरा दिखाना शुरू कर दिया जिससे लोग तो खुश हो जाते थे, लेकिन मैं इसी के दौरान मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था,
मैं उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं कर पाई। इनफैक्ट आज भी मेरे फैमिली कोई इस बारे में बात करते वोंट स्टैंड बिकॉज वी कैन नॉट टॉक अबाउट एंड बिकॉज हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। एंड आई कैन इमेजिन दिस वाज द केस विद माय फादर आल्सो बिकॉज जब मेरे फादर बड़े हो रहे थे, he was born in 1936 और उन्होंने 1947 में पार्टीशन देखा है। तो बहुत सारे लोग नहीं थे जिन पे वो भरोसा कर सकते थे या उनका परिवार भरोसा कर सकता था। उस वक्त कत्लेआम हो रहा था, लोगों ने अपने ही लोगों को मारना। तो दैट इज द सेम थिंग विच केम इन। मेरे फादर ने जब मुझे ड्राइविंग सिखाई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सटल, उन्होंने कहा था बेटा जब तुम गाड़ी चलाओ तो ऐसे चलाना कि जो भी रास्ते पे दूसरी गाड़ी है वो तुम्हारी गाड़ी को उड़ाने के लिए, अगर रास्ते में कोई आदमी चल रहा है तो वो तुम्हारी गाड़ी के नीचे आके मरना चाहता है, तुमको इतनी डिफेंसिव ड्राइव। ये उन्होंने मुझे लाइफ, और ये लाइफ लेसन मैंने बड़ी अच्छी तरह से सीखा क्योंकि मैंने लोगों पे भरोसा करना बंद, तो मैंने अपनी फीलिंग्स छुपानी बंद कर, मैंने भरोसा करना बंद, और मैंने बात करना बंद कर दिया क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूंगी तो मेरे फैमिली वाले तो मेरे ऊपर हंसेंगे और बाहर वाले भी मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, तो बोलने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं बहुत बातूनी हूँ, मैं घंटों बातें कर, लेकिन अंदर की बात नहीं बताऊंगी, मेरे अंदर क्या चल रहा है आई विल नॉट। और जैसे जैसे मेरे साथ हादसे होते गए मैंने एक और चीज अपना ली जिसका आगे चल के मुझे पता चला। डोंट याद याद करोगे तो दुख होगा, दुख होगा तो तुम कुछ ना कुछ करोगे क्योंकि वो मेमोरी से तुम ना बात कर सकते हो ना फील कर सकते हो, आता ही नहीं है फील करना। तो याद भी मत, उसको दफन कर दिया। और वो जो यादें हैं और ये सारी चीजें जो हैं, ये मेरे अंदर एक प्रेशर कुकर में कुक होती रही और ये निकल निकल के आई आगे। कैसे निकल, मुझे आर्थराइटिस हो गया। I was 41 or 42. I had just come into sobriety. I got severe arthritis. That's not an age for arthritis, but I was eating myself up. मेरी बॉडी खुद को खा रही, मुझे अमीबियोसिस रहता था, आगे चल के पता चला इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोल। ऐसी काफी सारी चीजें, एक अनजाना सा दर्द रहने लग गया। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर कहते कुछ भी तो नहीं है मैडम, आपकी तो लिगामेंट्स भी ठीक है, आपका पेट भी ठीक है, आपका सोनोग्राफी सब ठीक है, जो भी है पैरामीटर्स नॉर्मल है। तो फिर मैं बोलती मुझे ये दर्द क्यों होता है? ये दर्द शरीर का दर्द नहीं था, ये दर्द भावनाओं का दर्द था। वो भावनाएं जिनको मैं एक्नॉलेज ही नहीं, जिनके बारे में मैं बात, एंड I was just burying all of that inside. But I got sober and I honestly did. Removed whatever resentments I could think of. And I helped other people also to do their step work. ताज्जुब की बात है कि मैं कैसे दूसरों की मदद कर, लेकिन अंदर ही अंदर जो मेरी नाराजगी थी, जो मेरा अपने ऊपर जो मेरा कहर, मेरी subconscious was drawing on, that was very deep. And that's the reason why 7 years after getting sober, 5 years after completing my step work, I was still the same person. I was still a people pleaser. I see the hand raise. I will come back to you. I'm still a people pleaser. I still have a lot of fear. I can create a drama. I can still be very manipulative. I'm still a risk taker. I'm addicted to excitement. जहाँ रिस्क नहीं होती तो वहां मैं रिस्क क्रिएट कर सकती। दिस इज अ टॉपिक आई विल टच ऑन द नेक्स्ट टाइम। So, okay, right. So what happens with children whose parents are not available to listen to them? Now, सारी कहानी में आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ अपने पिताजी के बारे में ही बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी माताजी का भी बहुत बड़ा रोल ऐसा है कि मेरे बचपन में, क्योंकि आई वॉज सो अटैच टू माई फादर, मुझे वो दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते गए हमारे यहाँ पे एक चलन बन गया कि फादर को ब्लेम करना शुरू हो गया कि इनके पीने की वजह से ऐसा होता है, और एक खुद में शर्म थी कि अरे मेरा बाप ऐसा कैसे कर सकता है। तो मैं माता की भगत बन गई। आई डेंट रियलाइज वट वॉज हैपनिंग। आई बिकेम अ, बिकॉज आई एम अ पीपल प्लीजर, मुझे लोगों को खुश करना है। पापा तो अवेलेबल नहीं है, मम्मी अवेलेबल है, तो मैं एक्चुअली में नॉट, डोंट लाफ एंड डोंट थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग, मैं एक्चुअली में अपने माता के चरणों में बैठ के उनके पाँव दबाती थी। हम टीवी देख रहे होते थे और मेरा एक हाथ से मैं उनके पाँव दबाती रहती थी और मैं उधर बैठी रहती थी, वो मेरे सर के ऊपर हाथ तक। देयर वाज अ टाइम जब मुझे कभी लगता था कि मेरे बालों में तेल लगा दो, तो ऐसे ऐसे करके वो 2 मिनट लगा के ऐसे मुझे धक्का मार के दूर कर देते, और मुझे फिर भी धुतकार महसूस नहीं होती थी। मुझे लगता था हाय बेचारी, मार खाई है, पति ऐसा करता है, दुनिया वाले ऐसे हैं।
इतनी मोटी हो गई है, हिल नहीं पाती है, मुझे इसकी देखभाल करनी है, मुझे इसकी मदद करनी है। मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरी माँ ने मुझे कैसे स्ट्रैंगल कर दिया। उन्होंने मेरे दोस्त काट दिए मुझसे, क्योंकि जब मैं बाहर जाना चाहती तो वो मुझे से 2 दिन बात नहीं करती, साइलेंट ट्रीट। उन्होंने मुझे मैनिपुलेट करना शुरू इसलिए किया क्योंकि अब वो अकेली रह गई थी, और पिताजी की डेथ के बाद ये और चीज बढ़ गई। आई वाज 22 and I thought I had the world by its I had the world on its tail, बट मैं दुनिया को घुमा सकती थी, लेकिन मैं अपनी माँ के सामने में एकदम भीगी बिल्ली बन जाती थी। मेरी माँ को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके बोलने से पहले उनका फेवरेट खाना, उनके फेवरेट कपड़े, मैंने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली। और मुझे ये पता ही नहीं चला कि उनके अल्कोहलिक के जाने के बाद में उन्होंने मुझे डेजिग्नेटेड अल्कोहलिक बना दिया। जो व्यवहार उनका पिताजी की तरफ था, वो पिताजी के आगे भीगी बिल्ली बन जाती कि वो टेबल के हेड ऑफ द टेबल पापा हैं, यहाँ पे ये बैठेंगे। अब वो सारी उपाधि जो थी पिताजी के जाने के बाद, उन्होंने मुझे, पैसे कौन हैंडल करेगा, मैं हैंडल करूँ। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजली का बिल पे करना हो, टेलीफोन लगाना हो, पानी का बिल भरना हो, मैं हैंडल करूंगी। धीरे धीरे उन्होंने सारा तारोमदार मेरे ऊपर डाल दिया, और उन्होंने ये दिखाया कि मैं मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही, पर वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही थी, वो अपना कंट्रोल एक्सर्ट कर। जब मैं उनको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करती थी तो वो गुस्सा हो जाती, या किसी ना किसी प्रकार से वो खाना नहीं खाएंगी एक दिन, या किसी ना किसी तरह से वो वापस, ये उनका रोल रहा। एंड दिस कैरिड ऑन टिल ऑलमोस्ट 40 years of age, जब मुझे पहली बार पता चला कि हाउ आई वी हैड नो बाउंड्रीज इन द फैमिली। हम एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते थे, लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं रहना चाहते। तो हम उसी चीज में, उसी दलदल में धंसते रहे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मलते रहे और वहीं पड़े, जब तक कि AA or through counseling I got intervention, and then I started understanding that I'm mine. I have a right to say I like this. I have a right to say I don't want to do, or I have a right to say that I cannot take care of you. Please take care of yourself. So there was a lot of what we call emotional incest. जो चीजें उन्होंने मुझे एज अ चाइल्ड कभी बतानी ही नहीं चाहिए थी, वो चीजें भी अब मैं सुन रही। ये चीज अक्सर, now I'm just stepping outside of AA, and just saying one thing कि अक्सर children who are in that age, they will go through this. As a child you have no understanding, as a small child you have no words, first of all, to speak your feelings. You are just आ ऊ करके आप खाना मांगते हो, मम मम बोल के आपको पानी दिया जाता है, दूधू बोल के आपको दूध मिलता है। आपके पास शब्द नहीं होते बताने के लिए, लेकिन आप महसूस उसे पूरा। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके शब्दों को बंद कर दिया कि परिवार में इतनी अराजकता होती है कि मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, उसके बीच में बच्चे की आवाज दब जाती। उसके बाद बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था आती है बच्चों की। किशोर अवस्था में डबल धमाका, ना सिर्फ बाहर वाले, लेकिन अंदर बॉडी खुद आपको दगा दे रही है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, यू आर अचीविंग प्यूबर्टी, मेल प्यूबर्टी एंड फीमेल प्यूबर्टी, दोनों एक कातिलाना है। और अब लड़कों की आवाज चेंज हो रही है, उनकी सेक्सुअल अवेयरनेस बढ़ रही है, लड़कियों के पीरियड शुरू हो रहे हैं, और इस टाइम पे जब उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, दे ऑल टेंड टू बिकम अ लिटिल रेबेलियस। हम इसको टीनेज बोलते हैं, बहुत इसको बड़े उससे हैंडल करते हैं कि ओ माय गॉड, यू नो, दिस इज अ टीनेजर, दैट इज व्हाई दे आर मिसबिहेविंग। बट एक्चुअली अगर आप टीनेजर को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आवाज को दबा दिया गया था, हमने उसको सुना नहीं। एंड दिस थिंग यू विल, I find in myself that as a teenager, I didn't do many of the things that I couldn't do them because that my family wouldn't allow it. My family circumstances would not allow it. They had expectations that I will do something, but they did not provide me with the support. And this is what happens to the children in our home, and that is how they learn the generational trans. When we don't listen to their voice, when we don't listen to their feelings and don't acknowledge them, when we don't acknowledge that they are human beings in their own right, when we don't explain to them that कल रात को जो मम्मी पापा में हाथापाई हुई है और मार पिटाई हुई है, गाली गलौज जो हुआ है, इट हैज गॉट नथिंग व्हाटसोएवर टू डू विद यू। बेटा आप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये एक एडिक्शन है
और इस एडिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, इट इज गॉट नथिंग टू डू, यू कैन एटलीस्ट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ दैट, बट व्हेन द चाइल्ड ओनली सीज दैट, चिल्ड्रन आर लाइक स्मॉल टेप रिकॉर्डर्स। अगर आज जब मैं अपना डीप मेमोरी वर्क करती हूँ, तो मुझे ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजें याद आती हैं कि मेरे फादर ने किस दिन उनकी फेवरेट टी शर्ट, जो टी शर्ट नहीं होती थी, बुशर्ट बोलते थे उस वक्त, हाफ स्लीव्स वाली, एक इधर पॉकेट होती थी, एक उनकी बुशर्ट थी जिसका रंग और उनका पहनने का ढंग वो मुझे आज तक याद है। जब मैं उसको मेमोरी में जाती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एज अ चाइल्ड I have recorded every single thing that was happening. So when I grew up and I was going through a phase where I didn't know how to cope with life, I was facing a lot of resistance in the office, a lot of competition. I was facing new people, new culture, everything. I had no coping skills. बट द वन कोपिंग स्किल दैट आई रिमेम्बर्ड, एक जिंदगी से जूझने का तरीका जो मुझे याद रहा, वो था कि जब परेशान होता हूं ना, तो एक पैग पी, जब मैं परेशान हूं तो एक पैग पी लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और वही चीज मुझे याद रही, मुझे हर बाकी सारी चीजें भूल गई। मुझे याद नहीं रहा कि वो कितनी गाली गलौज करते थे, उनको कितना डैमेज हुआ, उनकी बॉडी सड़ के मर गई, मुझे वो सब कुछ याद नहीं रहा। मुझे सिर्फ ये चीज याद रही कि दारू पीने से अच्छा। और ये चीज जो है, एक अल्कोहलिक होने के नाते आज मुझे बहुत इस चीज की अप्रिसिएशन है कि भैया, जब मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करती हूँ, उनको महसूस नहीं करती हूँ, अपनी यादों को दबा देती और अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाती हूँ, लोगों के साथ, लोगों को ना नहीं बोलती हूँ, पीपल प्लीजिंग कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ। आज भी जैसे आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ दैट आई हैव टू कम एंड शेयर, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट एज एन अल्कोहलिक एंड एज somebody who has seen a drastic change in my life in the last 4 or 5 years, I thought I have to come and share this message, and that's what my program has taught me. So I'm not being irresponsibly responsible. तो जब ये चीजें मैं अपने साथ करती हूँ और मैं अपने आप को प्यार नहीं करती हूँ और मैं खुद से घृणा करती हूँ, क्योंकि मेरे तो शर्म कूट कूट के भरी हुई, मेरे अंदर दोष भावना कूट कूट के भरी हुई है। और ये भावना भरी हुई है कि अगर मैं सोसाइटी की लाइन को टो नहीं करूंगी तो मुझे धुतकार दिया जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। जब मैं अपने आप के साथ में सहज नहीं हो पाती हूँ तो मुझे तीन चीजें हो, डॉक्टर्स ओपिनियन में पढ़िए, डॉक्टर ने 85-86 ईयर्स पहले ये बात बोली, मैं रेस्टलेस हो जाती, मैं इरिटेबल हो जाती, मैं डिसकंटेंट, और मैं वापस से वही बच्चा बन जाती हूँ, 6 साल की बच्ची जिसके पापा गुस्से में आते थे एक ड्रिंक पीने के बाद। एंड आई एम दैट क्लोज टू अ रिलैप्स व्हेन आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई मेरे मैं बहुत से ऐसे भाइयों को जानती हूँ, ऐसे साथियों को जानती हूँ जो सोबर हैं, लेकिन स्टेप वर्क करने के बाद स्टेप वर्क, या तो स्टेप वर्क कर ही नहीं पा रहे हैं, उनका अटक गया है किसी जगह पे, वो ऑनेस्टली अपनी रिजेंटमेंट्स को नहीं निकाल पा रहे, या वो सोबर रहते हैं और 5 साल, 8 साल, 10 साल, और मेरे एक मित्र अब इस दुनिया में नहीं है, 11 साल के बाद सोबर उनकी उन्होंने दारू पीना शुरू किया। अराजकता का मतलब है केओस, केओटिक, उथल पुथल रहना। तो 11 साल के बाद जब उन्होंने शराब पीनी शुरू करी, वो उसको छोड़ नहीं पाए, और विद इन 4.5 or 5 years of that relapse, he kept on relapsing. 11 months sober, relapse, 8 months sober, relapse, 2 months sober, relapse, and he died. And I kept on telling him, I used to call him Veer, वीर जी, आपने ना अपना बचपन देखना है, एक बारी मेरे साथ बैठो, आप मेरा अपना बचपन देखो। और उनकी बचपन की जो छोटी सी उन्होंने मुझे याद अपने मेरे साथ शेयर करी थी, वो ये थी कि उनके पिताजी शराब नहीं पीते थे, लेकिन उनकी माँ को भरपूर मार, और ये जो गुस्सा था, ये रेज थी, आई कुड सी इट एंड बट ही कुड नेवर एक्सेस इट, बिकॉज मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, वो बोलेगा नहीं। उसने भी डोंट टॉक, डोंट फील, डोंट ट्रस्ट की कसम खाई हुई थी, वो उससे उभर नहीं पाया। अल्टीमेटली ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग बिकॉज he did not address the root cause, and we have a choice to make. We can continue to stay angry, हम अपने हम अपने फैमिली वालों से नाराज रह सकते हैं, उनसे रिश्ते काट सकते हैं, वी कैन टेक द मॉरल हाई ग्राउंड लाइक आई डिड इन द बिल्डिंग yesterday or day before,
मैंने बिल्डिंग में ये साबित कर दिया कि वो गलत है, मैं सही हूँ, बट उसका फायदा कुछ और मैं खुश नहीं रही वो 3 दिन। आई डेंट लाइक। सो द चॉइस वी हैव टू मेक इज वी हैव टू डिग डीपर, वी हैव टू टेक मेडिटेशन, सेल्फ केयर, सेल्फ लव टू another level. Because if I was only going to pretend that, oh, I care for my fellow alcoholic, I have to pass on the message, I cannot stay angry, and justified anger is poison for me. I have to understand, why is justified anger a poison? When I get angry, what is happening inside me? What am I? And I'll talk more about this the next time. I think I'll just stop here now and I'll continue in my next, on the 22nd. I will speak more about it because there were some questions and I think there'll be closing reading also. So we'll come to that. And so I'll stop the sharing now.